हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपकी जो प्रश्नावली 6.1 को शुरू किया था, राशियों में परिवर्तन की दर वगैरह हमने देखी थी, सीमांत आय और सीमांत लागत के बारे में बढ़िया तरीके से, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बढ़िया तरीके से हमने डिस्कशन कर लिया था। और फिर हमने 6.1 के एग्जाम्पल किए, फिर 6.1 को 3 भागों के अंदर बांटा था। वैसे ही 6.2 को भी 5 भागों के अंदर बांटेंगे। टोटल 5 भाग हो गए। 6.1 के 5 भाग थे, नोट्स, एग्जाम्पल, 3 पार्ट एक्सरसाइज के। वैसे यहाँ 17-18 सवाल हैं, 18-19 सवाल होने चाहिए, तो सवालों को 3 भागों में बांट देंगे। और जो एग्जाम्पल है उसका एक वीडियो, 7 एग्जाम्पल है टोटल और एक लैंग्वेज का। लेकिन अगर थोड़ा सा इस किताब के नज़रिए से देखा जाए ना, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, ये एक्सरसाइज पूरी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी गड़बड़ ज़्यादा है। गड़बड़ ज़्यादा है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग है। कहीं जैसे वर्धमान और ह्रासमान 2 फलन पढ़ेंगे हम। ह्रासमान होता है एक्चुअल में, ह्रासमान लिखा हुआ किताबों में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। अब कहीं निरंतर नाम लिखा हुआ, निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, कहीं वर्धमान और ह्रासमान लिखा है, तो अलग अलग बातें हैं। तो आप अपने हिसाब से, मैं बता दूंगा कौन सी किताब में कौन सा है, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से करा दूँ, अलग अलग किताबों के हिसाब से अलग अलग है। अब आपको जैसा दे रखा आप उसके अकॉर्डिंग करें। तो 2 पहले फंक्शंस पढ़ते हैं, फिर इनको थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ें। एक बार तो इन दोनों वर्ड का मतलब समझाता हूँ आपको। वर्धमान तथा ह्रासमान। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। टाइम भले ही लगो, लेकिन बढ़िया तरीके से करना है, इस बात को ध्यान रखना। हमें टाइम की कोई चिंता नहीं। मैं तो हमेशा यही मानता हूँ, टाइम ज़्यादा लगे लेकिन चीज़ें समझ में आ गई, तो वो टाइम आपके कभी भी चुभेगा नहीं कि हमने टाइम क्यों लिया। और टाइम कम लेके और आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, तो फिर हमेशा ही चुभती रहेगी बातें। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये वर्धमान और ह्रासमान होता है क्या, बताता हूँ। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक बार तो बेसिक जानकारी दे रहा हूँ इनका फलन का मतलब। 2 फलन बनाता हूँ आपके सामने। वर्धमान का मतलब क्या होता है? वर्धमान का मतलब बढ़ना। ये लो सब, कोई ग्राफ था, बढ़ा। ह्रासमान का मतलब घटना। अरे वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग, ग्राफ बढ़ना चाहिए। ह्रासमान का मतलब डिक्रीजिंग, ग्राफ घटना चाहिए। ये तो मतलब होता है। अब समझो कि ये बढ़ा कहां से। अब यहां पर कोई 2 पॉइंट लेके देखो। आपने सपोज दैट यहाँ कोई x के ऊपर पॉइंट ले लिया, जिसको x1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा इसको इधर लेता हूँ, फिर बाकी बात बताता हूँ आपको। x1 लेता हूँ, इधर लेता हूँ मैं x2। वैसे यहाँ पर x1 लिया और यहाँ आपने ले लिया x2। आप समझने का प्रयास करें कि अगर आपने x1 का मान यहाँ लिया तो यहाँ लिया, तो इसकी सीध में y1 मान होगा, बिल्कुल y का मान होगा भाई यहाँ इसकी सीध में। और यहाँ ये लिया है तो ग्राफ थोड़ा सा वापस से ही करना पड़ेगा, ऐसे टच करता हुआ जाना चाहिए। यहाँ हुआ तो y का मान इधर आएगा, ये y2। ये बात तो समझते हो ना। जैसे देखो, x का मान लेते जाते हो तो y का मान आता जाता है। x का मान x1 लिया तो y का मान y1 आ गया। x का मान x2 लिया तो y का मान y2। ऐसे x3 लोगे तो y3 आता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ लिया था आपने, यहाँ गए,
ये आ गया y1 का मान, x2 यहाँ लिया तो y2 यहाँ आ गया, ये y2 आ गया। आपको सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ। वर्धमान और ह्रासमान का मीनिंग आना चाहिए पहले बच्चों को। मैं सीधी हेडिंग के तौर पर आ जाऊँ, जो किताब में दे रखा है, दो बातें लिखवा दूँ, ये आएगा तो वर्धमान होगा, ये आएगा तो ह्रासमान होगा, ये आएगा तो निरंतर वर्धमान होगा, ये आएगा निरंतर ह्रासमान होगा। कोई मीनिंग नहीं, आपके दिमाग में बातें छपेगी भी नहीं। तो बढ़िया तरीके से चीज़ों को देखो एक्चुअल में है क्या। तो ये आपके सामने दो ग्राफ है, ये वर्धमान का फलन है, वर्धमान बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे x का मान ले रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां नीचे एक पॉइंट लिख सकता हूं, आप समझने का प्रयास करें। यदि x बढ़ रहा है, x क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो y भी तो बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, अतः फलन वर्धमान होगा। मैं सारी चीजें बता रहा हूं, अभी रुको ना, है ना। फलन वर्धमान होगा। यदि x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, अतः फलन ह्रासमान होगा। अब मैं बताता हूं ये बढ़ने वाला और घटने वाला क्या। आप पहले यहां थे, अब यहां तक पहुंचे, इसका मतलब आपने x का मान बढ़ाया या घटाया? घटाने का मतलब तो x का इधर आना चाहिए, बढ़ाने का मतलब आगे जा रहे हो। आपने जैसे ही x का मान बढ़ाया वैसे वैसे y का मान यहां से यहां पहुंचा। इसका मतलब यहां से यहां पहुंचा है तो तीर का निशान मैं यहां लगा सकता हूं। जैसे जैसे x का मान बढ़ा है वैसे वैसे y का मान बढ़ता जा रहा है। जैसे x बढ़ा है तो y भी बढ़ेगा, तो फलन वर्धमान होगा। x बढ़ रहा है उसके साथ साथ में y भी बढ़ रहा है, क्योंकि फलन तो y बराबर होता है ना, y बराबर साइन x, y बराबर कोस x, y बराबर टेन x, त्रिकोण y बराबर x स्क्वायर, y बराबर log x। ये जितने भी सारी चीजें सारे फलन ही तो कहलाते। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, आपने x बढ़ा है। अब एक बात बताओ, आप और सोचो, आप x3 लेते, x3 यहाँ तो यहाँ आता, देखो y वापस बढ़ रहा है, x4 लेते तो बढ़ता ही जाता। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ आपने x बढ़ाया, यहाँ से यहाँ गए, इसका मतलब x तो बढ़ा है। लेकिन जब आपने x1 लिया तो y1 कहाँ था? यहाँ था। भाई x1 लिया तो y ऊपर था, जैसे x2 लिया तो y तो नीचे आ गया। इसका मतलब शक्ल तो घूम गई ना, इसकी शक्ल नहीं घूमेगी। जैसे जैसे x बढ़ा तो y इधर तो बढ़ रहा था, y ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन जब आपने छोटी वैल्यू ली x की, यहाँ 1 हो गया या 2 हो गया, 1 वैल्यू ली तो 2 मान आया, और 2 वैल्यू ली तो 1 मान आ गया, क्योंकि वो ग्राफ नीचे आ गया। ग्राफ नहीं, अब आप सोचो एक अगर और लोगे यहाँ पे, यहाँ और लोगे तो ग्राफ देखो यहाँ नीचे यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया ग्राफ घटता जाएगा। तो ये एक छोटा सा बेसिक आपके पास इंट्रोडक्शन आपको मिला है ह्रासमान और वर्धमान फलन का। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है अभी बढ़िया तरीके से इन दो शब्दों से। निरंतर वर्धमान, ये एक्चुअल में निरंतर है, देखो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे, ये निरंतर वर्धमान है और ये निरंतर ह्रासमान है। रुकने का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, वो पहले ग्राफ यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये निरंतर वर्धमान है, क्योंकि देखो पहले बढ़ा, फिर एक जगह कांस्टेंट हुआ है, एक्स अक्ष के समांतर चला। फिर ह्रासमान का क्या मतलब होगा? ऐसे घटा, फिर थोड़ा पैरेलल चला, फिर वापस घटा। ये इसका मतलब होता है निरंतर ह्रासमान। सॉरी, ये ह्रासमान है और वर्धमान है। निरंतर का मतलब होता है ये स्ट्रिक्टली जिसको बोला जाता है, एग्जैक्टली जिसको बात बोली जाती है, ये बढ़ता ही जा रहा है। कहीं देखो इसका कोई क्रांतिक बिंदु आया क्या? क्रांतिक बिंदु पढ़ेंगे हम आगे जाकर। ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये ऐसे घटते ही जा रहा है, घटते ही जा रहा है, घटते ही जा रहा है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में आपको बढ़िया तरीके से पता लगा होगा कि एक्चुअल में फंक्शंस चल क्या रहे हैं। मैं वापस रिपीट कर दूं, थोड़ा सा चैप्टर लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे ये लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने 6.1 की लैंग्वेज भी पढ़ाई थी ना, तो आपको ये लगा होगा 6.1 के सवाल कैसे होंगे, लेकिन सवाल आपके बहुत ईजी हो गए होंगे। ये जो चीज़ है इसमें भी आपको लैंग्वेज एक बार के लिए थोड़ा सा परेशान करेगी, लेकिन लैंग्वेज आपको याद हो जाएगी सवालों के साथ साथ। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना,
क्वेश्चंस में 11th क्लास का थोड़ा सा मटेरियल है जो आपको ध्यान रखना है, समीकरण वगैरह आपने पढ़ा था उनके अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है वर्धमान और ह्रासमान आपको समझ में आए होंगे। अभी इनका डिटेल से चर्चा करेंगे पूरा 11th क्लास के अंदर, स्पर्श रेखा वगैरह। और एक पॉइंट आपको मैं कुछ बातें और लिखवा दूं जो आपको ध्यान रखने से नोट के अंदर, अगले में मैं अभी काम में लेना हूं। आप ये चीज तो सब लोग जानते हो ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है m बराबर tan थीटा। मतलब किसी का जो स्पर्श रेखा के साथ झुकाव होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और इसी को आप बोलते हैं dy/dx, या इसी को आप बोल दो f'(x). ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये 11th क्लास का टॉपिक है। आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्पर्श रेखा की जो ढाल होती है ना, वो क्या होता है, अवकलन होता है dy/dx के बराबर f'(x). क्योंकि ये मैं आगे अभी जो हेडिंग लगाऊंगा वर्धमान और ह्रासमान के अंदर, उसकी 4 स्थितियां बनाऊंगा वर्धमान की: निरंतर वर्धमान, केवल वर्धमान, निरंतर ह्रासमान और केवल ह्रासमान। तो उसकी बातें करेंगे बढ़िया तरीके से। अब रही बात, अलग अलग है, किताबों में अलग अलग दे रखा है, किसी के निरंतर हो तो निरंतर है, और वर्धमान है निरंतर वर्धमान है तो निरंतर वर्धमान, केवल वर्धमान है तो वर्धमान। तो वो तो आपके सवाल के अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ बदलता नहीं, वर्धमान तो है ना एक्चुअल में। अब अलग से कमेंट ये मत करना सर ये हमारी किताब में ये वैसा ही है, तो आपको मैं बता दूंगा कौन सी जगह निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान में कौन सा, वो ब्रैकेट वाला ही होता है। इंटरवल लेते हो ना, अंतराल, अंतराल में सबसे बड़ी गड़बड़ होती है कि कौन सा लेना चाहिए। वो तो मैं अभी आपको बता दूंगा कब कौन सा लेना, आप अपने हिसाब से कर लें। क्योंकि वर्धमान तो वर्धमान ही रहेगा, अब जो निरंतर के लिए एक शब्द अलग चीज आ जाती, और ह्रासमान है तो ह्रासमान ही रहेगा। ग्राफ अगर बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, घट रहा है तो घट रहा है वैसे भी। तो ये आपको ध्यान रखना, m बराबर tan थीटा dy/dx f'(x), ये एक ही होता है। स्पर्श रेखा की ढाल, ये एक्चुअल में क्या होता है, अवकलन होता है। और ये बातें तो आपको अवकलन जब शुरू किया था 5.2 का, ये मैंने बता रखा। स्पर्श रेखा वगैरह ज्यामिति और मीनिंग बता रखे हैं आपको, अगर पता हो तो सारी चीज़ें, अर्थ वगैरह, एक भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, मैंने सारे बातें आपको ऐसे बता रखी है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रत्येक और लाल और लाली को ये बढ़िया तरीके से 2 ग्राफ बनाने। अभी इनकी 4 स्थितियाँ और पढ़ने वाले, कितनी स्थितियाँ और पढ़ेंगे, 4 स्थितियाँ बढ़िया तरीके से। एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी किसी प्रकार की, किसी भी प्रकार की। आप देखना ठीक है, कौन सा निरंतर होगा और कौन सा नहीं। पहले हम चारों ग्राफ में साथ में बढ़ाऊंगा एकदम बढ़िया तरीके से, भले छोटे छोटे बने, लेकिन चारों से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सवाल एक्चुअल क्या करना है। ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन नहीं, अगली स्लाइड में इंट्रोडक्शन खत्म भी हो जाएगा कि वर्धमान कब करना है। केवल सब f'(x) का खेल है, f'(x) निकालेंगे हम। f'(x) 0 से बड़ा है तो वर्धमान है, f'(x) 0 से छोटा है ह्रासमान है। इतनी बातें, लेकिन वो ग्राफ के माध्यम से समझना। केवल 2 बातें समझा के आपको आगे ले जाऊं कि आ जाओ सवालों के अंदर, तो फिर मामला डिसमिस हो जाएगा ना। तो बढ़िया तरीके से आप इनको ग्राफ बनाओ, इतना ही ध्यान रखना। x यहाँ से यहाँ आया तो y ऊपर चला गया, लेकिन x जब बढ़ा तो y घट गया। देखो x बढ़ा है लेकिन y क्या हो गया, घट गया। तो ध्यान रखना, x बढ़ने पे y बढ़ रहा है तो वर्धमान है, x बढ़ने पे y घट रहा है इसका मतलब ह्रासमान है। तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो और बढ़िया तरीके से काम करो। एक एक चीज़ का सॉल्यूशंस आपके लिए लिख दिया गया, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा समस्या। स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर आगे वाली स्लाइड में चलते हैं, वर्धमान और ह्रासमान के बारे में कुछ बातें और करते हैं। अब ये किसी के ग्राफ हो सकता है, रैंडम ग्राफ बनाए, बाकी कोई ऐसा ग्राफ का फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। तो बढ़िया तरीके से आप ये देखो, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ वर्धमान और ह्रासमान से रिलेटेड कुछ और बातें। अब देखो करते हैं वर्धमान और ह्रासमान के बारे में कुछ और बातें। आपको 4 ग्राफ ध्यान रखने हैं, उन 4 ग्राफों के बारे में बढ़िया तरीके से डिस्कशन करते हैं। 4 स्थितियां बना रहा हूं साहब इसकी। आराम से धैर्य से समझना, कोई अपने जल्दबाजी है ही नहीं। कोशिश तो है चारों साथ में आ जाए, फिर देखो क्या होता है।
चलो सब 4 स्थितियां मैंने आपके इसके लिए बना दी। कितनी स्थितियां बन गई हमारे लिए? 4 स्थितियां। और एक बात आज मैंने आते ही आपके लिए लिखी थी, अभी जो नोट डाल के लिखवाया था। एपेक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। एपेक्स किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। एपेक्स नहीं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स किसके बराबर होता है? आपके टेन थीटा के। तो थोड़ा ध्यान देना सा, क्या चीज़ें चल रही है क्या नहीं चल रही है, आराम से एक एक चीज़ को समझते हैं आप। 4 स्थितियां मैंने आपके सामने बना दी और चारों स्थितियों के बारे में बढ़िया तरीके से ग्राफ बनाते हैं। समझ गए? और समझ गए ना? ये तो मैं वर्धमान का अभी पता लग ही जाएगा आपको। ये ठीक है, एक स्थिति थोड़ी सी अलग बनाते हैं। ये 4 स्थितियां देखना सा। मैं ना पहले आपको तो इनके नाम देता हूं, आप नाम देख के ही पता लगा दोगे कि ये जो फलन है ना, ये कौन सा फलन है? निरंतर वर्धमान फलन। क्यों? अभी इसकी स्थितियां और है, अभी इस चित्र को और शानदार बनाएंगे, आप टेंशन मत लेना, थोड़ा समझे पहले एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये ग्राफ क्या हो रहा है? देखो निरंतर ही बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? निरंतर बढ़ता जा रहा है। और बढ़ने वाले को वर्धमान बोला जाता है, और एकदम जो बढ़ता जा रहा है उसको बोला जाता है निरंतर। तो आप कहेंगे सर ये देखो निरंतर घटता जा रहा था, हम इसको क्या नाम दे दें? निरंतर। मैं कहूंगा बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा निरंतर ह्रासमान फलन। लेकिन यहां देखो, यहां एक स्थिति ऐसी आई, यहां बढ़ा, फिर कुछ दूर तक सेम चला, ये तो ये निरंतर नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वर्धमान फलन। केवल क्या बोलेंगे? वर्धमान फलन। ये देखो पहले घटा, फिर सेम चला, फिर वापस, तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे ह्रासमान फलन। कौन सा फलन बोलेंगे? ह्रासमान फलन। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसकी 4 स्थितियां बन सकती। एक तो निरंतर, मतलब ये देखो बढ़ता ही जा रहा, कहीं टूटने की कोशिश नहीं की, तो निरंतर वर्धमान फलन। लेकिन यहाँ वर्धमान है केवल, यहाँ बढ़ा, फिर थोड़ी देर स्थिर चला, फिर बढ़ गया, तो ये वर्धमान फलन। ये निरंतर घटता हुआ आ रहा है, तो निरंतर ह्रासमान फलन। ठीक है, और ये ह्रासमान है क्योंकि कुछ देर तक बढ़ा फिर वापस घट गया। तो उम्मीद है आपको ज़्यादा दिक्कत आई नहीं होगी। अब इनके बारे में कुछ स्थितियां और पढ़ते हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक एक चीज़ को मैं लिखवाता हूँ आपको और आप ध्यान देना। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके साथ में किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर स्पर्श रेखा बनाता। ये मैंने एक स्पर्श रेखा बना दी। क्या बना दी साहब? स्पर्श रेखा। और जब मैंने ये स्पर्श रेखा बनाई तो स्पर्श रेखा यहाँ पर कुछ कोण बना रही, देखो इसके साथ, और ये कुछ कोण बना रही, उसको दे रहा हूं मैं थीटा। ठीक है, और यहां पर भी एक मैं स्पर्श रेखा बनाता हूं इसके साथ, ये एक स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये भी स्पर्श रेखा इधर कोण नहीं बनाएगी, ध्यान रखना, हमेशा एक्स अक्ष के इधर से बनाती है कोण। ये भी एक थीटा कोण बना रही। उम्मीद है यहां दिक्कत हुई नहीं होगी। आप कहें सर यहां कुछ नहीं, यहां आप तो ग्राफ के साथ आपने थीटा भी कोण लिया। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये जो कोण है वो 90 डिग्री से छोटा है। ये जो कोण 90 डिग्री यहां होना चाहिए, तो 90 डिग्री से क्या है? छोटा। लेकिन ये तो देखो 90 डिग्री से ऊपर बड़ा हो गया, इसका मतलब ये कोण किससे बड़ा है? 90 डिग्री से बड़ा है। क्या इस बात से समझते हो ना? आपको सर ये डिग्री क्यों लगा रहे? अरे भाई ये देखो, आप मुझे एफ डैश एक्स पे खेलना है, मैं टेन थीटा पे जा रहा हूँ, मैं थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी छोटी, तो वो अपने आप ही वर्धमान ह्रासमान दे देगा, क्योंकि मुझे तो एफ डैश एक्स से मतलब रहेगा। हम आगे 6.2 और 6.3 पे पूरा जो खेल खेलने वाले हैं
वो केवल और केवल एफ डैश एक्स पे खेलेंगे, डबल डेरिवेटिव तो करेंगे नहीं। 6.3 तो निम्नतम और स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के लिए आपको डबल डेरिवेटिव वाला भी दे रखा, द्वितीय कोटि अवकलज द्वारा भी मान ज्ञात करना, बट उससे नहीं करेंगे, हम तो प्रथम कोटि अवकलज से ही करेंगे। एक बार अवकलन करके सारी बातें, ताकि मैं 6.2 और 6.3 को साथ में रखना चाह रहा हूँ सेम पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो सारा खेल ही किस पे होने वाला है, एफ डैश एक्स। अवकलन करो, अवकलन डिसाइड कर देगा निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, वर्धमान ह्रासमान जो भी चीज़ें करनी, तो थीटा और एफ डैश एक्स किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, तो थीटा ही तो तय करेगा ना। चलिए सर, मेरे को नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप समझने का प्रयास करना साहब। ग्राफ जब बढ़ रहा है तो थीटा 90 डिग्री से छोटा हो रहा है, और जब ग्राफ घट रहा है तो थीटा किससे बड़ा हो रहा है, 90 से, थीटा बड़ा हो रहा है। इस बात से सहमत हो ना आप लोग, ठीक है। अब आप थोड़ा सा आगे समझना, अगर आपके पास यहाँ थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे चूंकि थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। नब्बे डिग्री से छोटे होने का मतलब जो टेन थीटा होगा ना वो होगा आपका पॉजिटिव, टेन थीटा किस में होगा, पॉजिटिव, ठीक है। वरना ऐसे समझ लो आप लोग, थोड़ा सा अजीब सा है चैप्टर, एक एक चीज लिखवानी पड़ती है वरना काम हो ही नहीं सकता इसमें। अगर टेन थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है तो एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स किससे बड़ा आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। अरे ये बात तो समझ गए ना आप, अगर 90 से छोटा ले रहे हो, आप यहाँ थीटा की जगह 0 रखो, टेन 0 होता है, फिर आपने 0 की जगह यहाँ ले लिया, 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि 90 से छोटा छोटा मान 90, 0 तो ही नहीं, 0 होने का मतलब यहाँ रहेगा। आपने 45 रखा, 45 मान एक मतलब वो टेन एक का मतलब हो गया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स एक है, इसका मतलब 0 से बड़ा। तो इसका कहने का मतलब मेरा साहब ये है कि अगर आपके पास एफ डैश एक्स की वैल्यू, इस एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी बड़ी आ रही है, 0 से जब बड़ा आएगा तो फलन कौन सा होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। निरंतर कौन सा फलन होगा, वर्धमान। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन यहां पर तो क्या हो गया, आप लिखेंगे चूंकि जो थीटा है वो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, और अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा आएगा, क्योंकि आगे जो वैल्यू होती है 90 से ऊपर वो 10 में नेगेटिव मान को दर्शाती। किस मान को दर्शाती है, नेगेटिव मान को। तो अगर एफ डैश एक्स बड़ा तो निरंतर वर्धमान, एफ डैश एक्स छोटा तो निरंतर ह्रासमान। ये बातें ध्यान रखनी है आपको। फिर मैं बोलूंगा आपको, देखो ये यहाँ पढ़ाई, ये ग्राफ के माध्यम से मैं सीधे 4 लाइनें लिखवा देता आपको। देखो मैं कह देता अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो निरंतर वर्धमान होगा, एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो निरंतर ह्रासमान होगा, एफ डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा है तो वर्धमान होगा, एफ डैश एक्स 0 या 0 से छोटा है तो ह्रासमान होगा। मतलब क्या निकलता पता, कुछ भी मतलब नहीं होता। लेकिन ये चीजें जब समझाइए ना, आइए एक एक लाइन से। अभी आप यहाँ देखो, अब 2 ग्राफ और बचे हैं वर्धमान और ह्रासमान वाले, उनको बढ़िया तरीके से सेटलमेंट करते हैं। एक बार आप यहाँ तक देखो, कोई समस्या हो तो एक बार समझना जरूरी, समझो इन चीजों को कि सर एक्चुअल में चला क्या। ये कंडीशन आ गई निरंतर वर्धमान की, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। ध्यान रखना, इस बात को हमेशा ही ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब आप सोचें थोड़ा सा, ये जो स्थिति है ना, ये यहां थीटा 90 से क्या होगा, छोटा, और यहां पर भी थीटा क्या होगा, 90 से छोटा। और वैसे भी जब ग्राफ बढ़ रहा है ना तो थीटा 90 से छोटा होता है। लेकिन यहां तो आप सोचो ये एकदम सीधा चला, इसका मतलब थीटा का मान यहाँ तो कितना हो गया, 0 डिग्री भी ले सकते हो। हर बार तो थीटा का मान आप 90 डिग्री से छोटा ले रहे हो, 90 डिग्री से छोटा, 0 शामिल नहीं था। यहाँ तो 90 डिग्री से छोटा, यहाँ पर भी 90 डिग्री से छोटा। अरे ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। लेकिन ये रेखा तो इसके समांतर है ना, और कोई रेखा किसी एक्स अक्ष के समांतर है या वाई एक्स के समांतर है तो वो कुछ कोण बनाएगी नहीं, कोण नहीं बनाएगी। तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब टेन जीरो कितना होता है,
अरे टेन जीरो जीरो होता है ना सर, तो टेन जीरो हो गया। इसका मतलब यहाँ हो गया कि यहाँ अगर थीटा एक बार 90 है तो इस कंडीशन के अंदर एफ डैश एक्स वो तो जीरो से बड़ा है, दोनों के लिए जीरो से बड़ा है, लेकिन जीरो के लिए जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो को शामिल करना पड़ेगा। इसका मतलब वर्तमान की कंडीशन हो गई साहब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होनी, जीरो भी हो सकती। ये शामिल क्यों किया? यहाँ जीरो की कोई कंडीशन बनी ही नहीं। यहाँ जो थीटा था ना यहाँ वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे तक है, मतलब 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बीच में, तो एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा ही आएगा। यहाँ 90 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब अरे माइनस में होता, आगे मान ध्यान रखना, ठीक है, ये आ गया। इसमें जीरो शामिल क्यों किया? क्योंकि यहाँ दो कंडीशन बनी। यहाँ तक तो आपके पास थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा। इस कंडीशन में जीरो से बड़ा होगा, लेकिन इस कंडीशन में आप ये सोचेंगे तो यहाँ तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ तो जो आप अगर जीरो रखोगे तो एफ डैश एक्स क्या वैल्यू दे देगा? जीरो देगा ना। यहाँ जीरो रखने से, जीरो रखते ही एफ डैश एक्स जीरो वैल्यू दे देगा, इसका मतलब जीरो शामिल करना। आप इस कंडीशन में सोचें, यहाँ थीटा 90 डिग्री से बड़ा है और यहाँ थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन यहाँ थीटा क्या? यहाँ थीटा है 0 डिग्री। इसका मतलब अगर 0 डिग्री है तो आपका जो एफ डैश एक्स आएगा वो 90 से बड़े बड़े मान के लिए 0 से छोटा आता है, बट इक्वल की जीरो की वजह से यहाँ इक्वल का साइन आपको लगाना पड़ेगा। ये लो सर, ये मैंने आपके सामने 4 स्थितियां बना दी है। मेरे को नहीं लगता कोई समस्या किसी बच्चे को होनी चाहिए। जो बातें हो सकती है हमने सारी लिख दी यहाँ पर। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है तो एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा है तो एफ डैश एक्स जीरो से छोटा होगा। वर्तमान फलन में एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल आएगा और इसमें भी जीरो के ग्रेटर देन और लेस देन आएगा। ये बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। कुछ बातें अभी और लिखेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो आप यहाँ तक सोच लें सब कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछें आप, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बढ़िया तरीके स्क्रीनशॉट लो एक एक चीज़। देखो एक बात बताता हूँ, मेरे को अगर नहीं समझाना होता तो मैं 4 बातें लिखवा देता। निरंतर वर्तमान की ये कंडीशन मैं कह देता याद कर लो, वर्तमान की ये कंडीशन, ह्रासमान की ये कंडीशन और निरंतर ह्रासमान की ये कंडीशन, ह्रासमान फलन की ये कंडीशन। मैं काम चलो आपके लिए काम कर देता, लेकिन ये चीज़ें आई कहाँ से? वो पूरा का पूरी चीज़ें लिखी आपके सामने कंप्लीट। ये बराबर क्यों लगाया? क्योंकि टेन जीरो जीरो होता था, एफ डैश एक्स जीरो के बराबर होगा। सारी बातें लिख रखी है भाई, ऐसे हवाबाजी में काम नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आपको एक ही सजेशन दे रहा हूँ, मैंने ग्राफ थोड़े छोटे बनाए जगह, आप थोड़े थोड़े बड़े बनाना। ये थीटा आराम से शानदार तरीके से लिखना आप लोग। भले एक ऊपर 2 बना के 2 नीचे बना, दोनों ये ऊपर बना देना, ये वापस नीचे बना देना, आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं ये जो चारों बातें लिखी ना इनका मतलब लिख देता हूँ। आप लिखेंगे फलन निरंतर वर्धमान होगा यदि, मैं आगे कंडीशन बाद में लिख रहा हूं, फलन वर्धमान होगा यदि फलन निरंतर ह्रासमान होगा, फलन निरंतर ह्रासमान होगा यदि, और नंबर 4 कंडीशन, फलन ह्रासमान होगा यदि। 4 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी, वैसे ऊपर लिखी हुई है तो भी मैं रिपीट तो कर ही देता हूँ। वर्तमान की कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू किससे बड़ी? 0 से। इसके लिए एफ डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा, इसके लिए एफ डैश एक्स 0 से छोटा, और इसके लिए एफ डैश एक्स 0 या 0 से छोटा। ये लो सब,
ये लो सर, ये चारों स्थितियां मैंने आपके लिए वापस लिख दी और उम्मीद है आपको चारों स्थितियां याद हो जानी। बाकी मैंने चित्र से क्लियर कर दिया था, लेकिन ये भी आप, मैं अगर बात बताऊँ ना, आप इनको याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, हमारे सवाल इनसे हो जाएंगे, इन चारों से। आप देखना इतने गजब के सवाल है, बेसिक सवाल हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो निरंतर वर्धमान होगा, एफ डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा, 0 शामिल है तो वर्धमान होगा, एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो निरंतर ह्रासमान होगा, एफ डैश एक्स 0 या 0 से छोटा है इसका मतलब ह्रासमान होगा। ये बातें आपके लिए लिख दी गई और उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बात समझ में आ गई होगी। देख लो साहब, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप सोचें, स्क्रीनशॉट लें और सारी बातें लिख लें। ये 6.2 का पूरा रिवीजन है आपके लिए कंप्लीट, इससे बाहर कुछ भी नहीं है 6.2 का। ये लास्ट बात आपको बता रहा हूँ 6.2 से रिलेटेड। और रही बात इनको कैसे करना काम, वो आपको सवालों में ज़्यादा। एक बात वापस रिपीट कर दूँ, अलग अलग किताबों में अलग अलग, कोई कहेगा मेरे निरंतर लिख रहा, आप केवल वर्धमान क्यों लिख रहे हो। निरंतर और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं। एक ध्यान रखना, अगर आपने कोई अंतराल लगाया, सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक अंतराल लेना है -2 से अनंत तक, तो इस ब्रैकेट का मतलब ये -2 शामिल नहीं। अब ये -2 शामिल कब नहीं होता, जब ये फलन निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान होता है। ठीक है, अगर ये हो तो आप ये ब्रैकेट लगा दें, अगर किसी के वर्धमान हो तो शामिल करना है, इसका मतलब ये ब्रैकेट नहीं करके शामिल वाला ब्रैकेट कर दो। अनंत पे तो शामिल वाला होता नहीं, इतना ही फर्क होता है, बाकी फलन सेम ही होता है। ये केवल पता नहीं क्यों मातापची वाला काम कर दिया लोगों ने समझाने के चक्कर में कि सर अलग अलग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर फलन आपको निरंतर वर्धमान दे रखा है तो वो पॉइंट बिंदु शामिल नहीं करना, और नहीं करने के लिए ये ब्रैकेट आता है। अंतराल पढ़ा था ना, संवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल, समुच्चय के अंदर पिछले साल 11 के अंदर। वो वर्धमान का मतलब वो शामिल करना, क्योंकि यहाँ शामिल का चिन्ह है, ये नहीं लगा कि आप ये लगा दो। अब अगर मैं ये लगाऊं और अगर मैं ये लगाऊं तो इसमें एक ही फर्क है, ये 2 से लेकर अनंत की बात कर रहा है, ये 2 से अनंत में 2 शामिल नहीं की बात कर रहा है, इसमें 2 शामिल नहीं। ये इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, इतना सिंपल सा काम है। तो निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान में मत उलझना, फालतू के कमेंट करना मत कि सर ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारी किताब में ये लिखा है, आप ये छाप रहे हो, ये करवा रहे हो, वो करवा रहे हो। जो करवा रहा हूँ वो कर लें, आपको एग्जाम के हिसाब से काम करना। अगर मेरे को किताब का करवाना होता है, मैं किताब में ये करवाता आपको, ये 2 ये करवाता भी नहीं, मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ती इनकी। लेकिन ऐसा नहीं, आप कम से कम सोचें थोड़ा सा कि चीज़ें तो अपने हिसाब से चलेगी ना, हम अपनी मनमर्जी से थोड़ी चला सकते हैं। अब ये थीटा बड़े, ये धनात्मक लिखा तो थीटा 0 90 से छोटा लिखा, तो ये सारी बातें बताई है ना। 90 से बड़ा लिखा, यहाँ 90 से बड़ा लिखा, यहाँ 0 लिखा, क्योंकि ये बराबर हो गया, पैरेलल होती है 0 डिग्री, यहाँ बराबर आती है, 2 समांतर रेखाओं के बीच में कोण 0 डिग्री का बनता है, और tan 0 1 होता है, तो एफ डैश एक्स 0 के बराबर होगा, तो 0 शामिल कर दिया दोनों स्थितियों। और इधर 0 आ ही नहीं रहा था, 0 नहीं आएगा, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू हर बार 0 से, हमने 0 शामिल ही नहीं किया। तो ये तो छोटे छोटे की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से जो बातें बताई गई है आपको समझ में आ गई होगी। आप इनका रिवीजन करें, ध्यान रखें, ये 4 पॉइंट ध्यान रख लें, आपका काम हो जाएगा पूरी प्रश्नावली के अंदर। 6.2 तक कोई परेशानी नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार की। अब जो शब्द जैसा एनसीईआरटी मेरे पास होगा मैं वही लिखूंगा। वर्धमान और निरंतर में केवल आपको ब्रैकेट का फर्क है, निरंतर में आपको शामिल नहीं करना होता है, वर्धमान में आपको शामिल करना। और वैसे भी फलन निरंतर से नहीं होके वर्धमान तो है ना, एक्चुअल में वर्धमान का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ तो रहा है ना ग्राफ। हाँ, तो उस पॉइंट से नहीं शामिल नहीं करके बढ़ तो रहा, वैसे भी वर्धमान है। और अगर कोई ह्रासमान है तो निरंतर ह्रासमान, या ह्रासमान तो है, फलन तो घट ही रहा है ना, डिक्रीजिंग ही हो रहा है। तो वो ज़्यादा टेंशन मत लेना, फालतू से माता बच्ची वाला काम मत, भेजा खराब मत करना अपना कि आप ऐसे फालतू ही सोचने लग जाओ। तो बढ़िया तरीके से ये जो चीज़ें बताई गई बढ़िया तरीके से लिखें, एक एक वर्ड को समझें, एक एक चीज़ लिखें, ठीक है। और कल की क्लास में मिलते हैं 6.2 के उदाहरणों को लेकर। 7 उदाहरण हैं, 7 से लेकर 13 तक। 6 तक तो हमने कर लिए थे ऑलरेडी पहले, 6.1 वर्ड, 7 से 13 तक है। एक क्लास के अंदर सारे उदाहरण करवा देता हूँ। फिर सवाल है, सवालों के अंदर सवाल ज़्यादा हैं थोड़े से, पहले टाइम लगेगा, लेकिन भाषा लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, एक एक शब्द लिख दूंगा। और यहाँ भी लिखा है, देख लो बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ समझाएगी आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बढ़िया तरीके से इसका रिवीजन कर लो, एक एक कंसेप्ट समझ लो। कल की क्लास में स्क्रीनशॉट ले लेना अभी इसका, और लिखना, नोट्स बनाना है अभी इसको, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये कर लेना। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 6.2 के एग्जाम्पल का सॉल्यूशंस लेकर। अब किताब ने क्या लैंग्वेज लिखी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से काम करने वाला हूँ, मेरी किताब में जो लिखा है
मेरे पास NCERT का ऐप है, उससे किताब डाउनलोड की हुई, तो उसमें जैसा है निरंतर में मद उलझन। अब वो निरंतर है या नहीं है तो वर्तमान ही। निरंतर का मतलब कोई है ही नहीं, उसे ह्रासमान निरंतर और ये होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए मेन मुद्दा कि आपको बढ़िया तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से काम कर लो। कल अगली क्लास में करते हैं प्रश्नावली 6.2 का उदाहरण। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।